वेलकम स्टूडेंट्स, मैं एल.के. झा यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन से आज संविधान का भाग 4 जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ, जहाँ से प्रश्न आपसे बार बार पूछी जाती है। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक भाग 4 में वर्णित है, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व की चर्चा है, जिसमें राज्य सरकार को संविधान निर्माताओं का जो विचार है कि किस प्रकार राज्य का शासन संचालन किया जाए ताकि जो भारत के जनताओं की इच्छा आकांक्षाओं और भावनाओं है जिस पर हम खरे उतर सकें। संविधान निर्माताओं ने यह विचार किया कि स्वतंत्रता संग्राम में भारतीयों ने जिस तरह से बढ़ चढ़कर विभिन्न वर्गों द्वारा भारत की स्वतंत्रता कराने के लिए ब्रिटिश सरकार के विरोध अपना हर कुछ निछावर करने के लिए तत्परता दिखाई है, अब वह समय आ गया है कि हम इन भारतीयों के इच्छा आकांक्षाओं और भावनाओं पर खरे उतरें। इसलिए संविधान सभा में संविधान निर्माताओं ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया है और उसमें उन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि इसकी पूर्ति राज्य सरकार को करना है और जिसको करने से भारत में लोक कल्याणकारी अवधारणा वेलफेयर स्टेट की जो अवधारणा है उसको पूरा किया जा सकता है। संविधान निर्माताओं के इसी विचार को लेकर हम आपको आज उपस्थित हैं कि संविधान निर्माताओं का क्या विचार था, संविधान में सभा में क्यों इस भाग को लेकर मतभेद हुआ, फिर डॉक्टर अंबेडकर ने इस पर क्या कहा और फिर 36 से 51 अनुच्छेद तक संविधान में जो वर्णित है राज्य के नीति निर्देशक तत्व उसमें क्या क्या बातें कही गई है। और आज जब हम 70 साल हमारी आज़ादी का 70 साल से अधिक हो गया है तो हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि इसे राज्य सरकार लागू करने में कहाँ तक सफलता अर्जित की है। जैसा कि आप जानते हैं कि भाग 4 जो है भारतीय संविधान में दिशा निर्देशक तत्व जो है यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान में भी राज्य सरकार को संविधान द्वारा विशेष दिशा निर्देश दी गई है। इसी प्रकार भारतीय संविधान में भी राज्य सरकार को संविधान द्वारा विशेष दिशा निर्देश दी गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि संविधान सभा में एक बहुत ही विवादित मुद्दा हो गया और मुद्दा यह था कि जब भाग 4 को लागू करने के लिए हम वाद नहीं ला जा सकते हैं। जिस तरह आप जैसा कि जानते हैं कि अनुच्छेद 37 में लिखा है कि हम इस भाग को लेकर न्यायालय में वाद नहीं ला सकते हैं। तो स्वाभाविक है कि जब हम वाद नहीं ला सकते हैं तो फिर इस भाग की औचित्य क्या है, सार्थकता क्या है, यह एक बहुत बड़ी मुद्दा हो गया था। जैसा कि जानते हैं कि इसी संदर्भ में के.टी. शाह ने कहा था कि यह एक ऐसा चेक है जिसे राज्य सरकार अपने सुविधा के अनुसार भजाएंगे। यानी यह चेक राज्य सरकार के लिए ऐसा ये चेक है जो अपने सुविधा के अनुसार भजाएंगे। यानी राज्य सरकार इसको लागू करना अथवा नहीं करने का पूरा अधिकार रखता है। तो संविधान सभाओं में सदस्यों ने जब इसके औचित्य पर प्रश्न उठाया कि जब यह भाग वाद नहीं किया जा सकता है, यानी भाग 4 को लेकर 36 से 51 अनुच्छेद है इसको लेकर हम न्यायालय में कोई भी चुनौती नहीं दे सकते हैं, तो इन विवादों पर डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में कही कि कोई भी सरकार, डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा कि कोई भी सरकार भाग 4 की अवहेलना नहीं कर सकती है, क्योंकि जब कोई सरकार भाग 4 की अवहेलना करेगी तो जो चुनाव आएगी, जो सरकार है चुनाव में जब जाएगी तो सरकार को जनता जवाब देगी, जनादेश उनको नकारेगी, जनादेश के यदि इच्छा आकांक्षाओं पर
खरे नहीं उतरेंगे तो उस सरकार को जनता द्वारा हरा दी जाएगी। ये अदालत जनता की अदालत है, वह फैसला लेगी कि यह सरकार को पुनः निर्वाचित किया जाए अथवा नहीं। जैसा कि आप जानते हैं कि लोकतंत्र में जनता द्वारा जनता की सरकार बनाई जाती है। सरकार जब जनता की अवहेलना करती है तो फिर जब चुनाव होती है उस समय जनता उनकी अवहेलना करती है, उनको नकारती है, उन्हें जनादेश नहीं देती है और उनकी सरकार नहीं बन पाती है। तो स्पष्ट है कि अनुच्छेद जो 37 में लिखा है कि इसके विरुद्ध न्यायालय में वाद नहीं लाया जा सकता है, क्योंकि ये जनता की अदालत इसकी फैसला करती है। इसलिए स्पष्ट है कि 36 से 51 तक जो संविधान में दिशा निर्देश दिया गया है कि राज्य का संचालन किस प्रकार चलाना है, कि वेलफेयर स्टेट की अवधारणा को साकार किया जा सके, इसे कोई भी सरकार जो है अवहेलना नहीं कर सकती है, बल्कि प्रत्येक सरकार चाहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करें, बेहतर से बेहतर कार्य करें, ताकि जनता हमें फिर से निर्वाचित करे। यह अलग बात है कि कुछ सरकार अथवा कुछ प्रतिनिधि जो होते हैं वह अपने कार्य को, दायित्व को सही से नहीं निभाते हैं, अपने क्षेत्र में नहीं जाते हैं और वे मुखिया जो कोई भी सरकार के होते हैं, मुख्यमंत्री, उनके फिगर से, उनके नाम पर वह पुनः निर्वाचित होने का प्रयास करते हैं। तो राज्य के नीति निर्देश अत्यंत महत्वपूर्ण भारत के संविधान का एक भाग है। इसे संविधान का सामाजिक आर्थिक दर्शन कहा जाता है। संविधान का सामाजिक आर्थिक दर्शन भाग 4 को कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि भाग 4 में समाज का निर्माण किस प्रकार हो, उनका आर्थिक स्थिति क्या हो, इस बारे में उल्लेख मिलता है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद जो 38 है, इसमें लोक कल्याणकारी अवधारणा को लिखा गया है, जिसमें 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है। 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है और वह न्याय है सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय और तीसरा राजनीतिक न्याय। जैसा कि आप जानते हैं राजनीतिक न्याय की बात की गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि संविधान में 2 जगह 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है। वह एक न्याय है, वह प्रस्तावना में है, जहां सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, और दूसरा जो है वह राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, भाग 4, जहां 38 अनुच्छेद में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। तो भारतीय संविधान में 2 जगह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है। आपसे बार बार प्रश्न पूछी जाती है कि संविधान में कहां कहां सामाजिक, आर्थिक न्याय की बात की गई है, तो प्रस्तावना में की गई है और भाग 4 में की गई है। दूसरा प्रश्न यहां से पूछी जाती है कि संविधान में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है, तो संविधान में 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। यदि आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से न्याय की बात की गई है, तो ये 3 न्याय जो है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ये आंसर रखना है। समाज में सबको एक समान स्तर पर लाना है, ये सामाजिक न्याय हुआ। आर्थिक न्याय का अर्थ हुआ कि जो गरीब व्यक्ति है उन्हें भी आर्थिक रूप से सबल बनाना है। और राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि प्रत्येक वर्ग समाज को राज्य के प्रतिनिधि में, सरकार में उनका हिस्सा हो, वे सहभागी हो, हर वर्ग और क्षेत्र और समाज के व्यक्ति, समाज के व्यक्ति राजनीतिक से जुड़े। तो ये 3 प्रकार की न्याय की बात 38 अनुच्छेद में भी किया गया है और प्रस्तावना में भी किया गया है, जिसके द्वारा लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को साकार किया जा सके। अनुच्छेद 39 में विस्तृत चर्चा है, जिसमें हम क, ख और ग के संदर्भ में बेहतर रूप से समझेंगे। 39 में है कि सरकार के पास जो संसाधन है उस संसाधन का अनुकूलतम प्रयोग करें। अनुच्छेद 39 क में लिखा हुआ है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक अधिकार दिया जाए, समान कार्य के लिए समान वेतन जाए।
42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 39 में जोड़ा गया, जिसमें समान न्याय यानी सभी को जस्टिस मिले, सबके साथ समान न्याय हो, इस बात का समावेश किया गया है। और निःशुल्क विधिक अधिकार का अर्थ है कि जो गरीब है, जो अपने से कानून सुविधा लेने में, कानूनी सलाह लेने में सक्षम नहीं है, ऐसे व्यक्ति को सरकार निःशुल्क विधिक सहायता दे। सरकार उन्हें सरकारी वकील द्वारा उन्हें अपने विचार रखने के लिए, उनकी मुकदमा सुनने के लिए, उनके पैरवीकार के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करे। तो निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना 39 क में है। समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी एक ही प्रकार का काम है जब दो व्यक्ति करता हो, चाहे वह महिला हो या पुरुष हो, उन्हें समान वेतन मिलना चाहिए, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए। अनुच्छेद 39 ख में लिखा हुआ है कि सरकार द्वारा अपने उच्च संसाधनों का इस प्रकार वितरण करे और उसका प्रयोग करे कि उससे गरीब वर्गों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। तो गरीब वर्ग को अधिक से अधिक लाभ मिले, इस बात को 39 ख में दिया गया है कि वह अपने संसाधन जो है, अपनी आर्थिक नीति जो है, इस प्रकार से बनाए, इस प्रकार की नीति अपनाए ताकि गरीबों को अधिक से अधिक लाभ मिले, उनका जीवन स्तर ऊंचा उठ सके। 39 ग में है कि धन के असमान वितरण को रोकना है। धन के संकेंद्रित होने से, धन का संकेंद्रित का अर्थ हुआ कि धन में जो असमान वितरण है, जैसा कि आप देखेंगे कि भारत में या दुनिया में धन का असमान वितरण एक गरीबी की एक बहुत बड़ी समस्या है। किन्हीं को रहने के लिए घर नहीं है और किन्हीं के पास इतना घर है कि उन्हें गिनती करने में भी वे सक्षम नहीं है। यह एक बहुत बड़ी विडंबना है कि भारत में ही, भारत के अंबानी परिवार या अडानी परिवार हो या बहुत बड़े बड़े परिवार है, जो दुनिया के बड़े घराने में बेशुमार है। दूसरी ओर हमारे देश में अभी भी लगभग 36 करोड़ व्यक्ति ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, जिनको न्यूनतम जो उनकी आवश्यकता है, मिनिमम रिक्वायरमेंट को वह पूरा करने में सक्षम नहीं है। तो इसको दूर करने के लिए सरकार को कहा गया है। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 में राज्य सरकार को यह आदेश दिया गया है, निर्देश दिया गया है कि वह ग्राम सभा का गठन करें, उन्हें शक्ति और अधिकार दें। ये 40 अनुच्छेद ग्राम सभा के गठन, उन्हें शक्ति और अधिकार राज्य सरकार को देती है। जैसा कि आप जानते हैं कि पंचायती राज संबंधित कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। हम ये भी जानते हैं कि पंचायती राज जो है राज्य सरकार के अंतर्गत राजनीतिक विकेंद्रीकरण का एक बेहतर उदाहरण है। अनुच्छेद 40 को गांधीवादी दर्शन कहा जाता है। अनुच्छेद 40 को गांधीवादी दर्शन कहा जाता है क्योंकि गांधी जी सत्ता के विकेंद्रीकरण के समर्थक थे, पंचायती राज के समर्थक थे, राम राज की अवधारणा ग्राम के स्वराज के रूप में देखते थे और गांव भारत का आत्मा गांव में निवास करता है, ऐसा गांधी जी मानते थे। तो स्वराज देकर, पंचायती राज देकर हम गांधी जी के दर्शन को, उनके विचार को साकार कर सकते हैं। इसलिए कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि कौन सा अनुच्छेद गांधीवादी दर्शन है, तो उसका उत्तर देना है 40 अनुच्छेद। अब हम 41 अनुच्छेद पर चर्चा करेंगे। 41 अनुच्छेद बताता है कि कुछ दशाओं में काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और लोक सहायता प्रदान करना राज्य सरकार की जिम्मेवारी है, उत्तरदायी है। कुछ दशाओं में माने कुछ ऐसी स्थिति हो जिस समय बेरोजगार हो कोई, तो उसे काम का अधिकार, उसे काम देने का कार्य यह राज्य सरकार का है। शिक्षा देना, राज्य सरकार की शिक्षा का व्यवस्था करना राज्य सरकार की जिम्मेवारी है और राज्य सरकार की ही यह जिम्मेवारी है कि वे जो अनाथ है, अपंग है, वृद्धजन है, बूढ़े हैं, जो
हेल्पलेस हैं, जिन्हें हेल्प की ज़रूरत है, उन्हें मदद करे, उन्हें विभिन्न स्तरों पर मदद करे। हम देखेंगे कि सरकार विभिन्न स्तरों पर गरीबों को सहयोग देती है, शिक्षा का व्यवस्था करती है और रोजगार सृजन करने के लिए भी सरकार हमेशा प्रयत्न रहती है। अनुच्छेद 42 पर हम चर्चा करेंगे। 42 में लिखा हुआ है कि राज्य सरकार की जो है राज्य सरकार का यह दायित्व है कि काम की उचित वातावरण, मनोचित वातावरण और प्रसूति में लोक सहायता करे। यानी जिस स्थल पर कोई कार्य करता हो, कामगार हो, जो कर्मचारी हो, जो काम करते हैं, उनके लिए उचित वातावरण है, स्वस्थ वातावरण हो, उनके रहने के लिए उनको उचित प्रकाश हो, वायु का उचित प्रबंध हो, स्वच्छ वातावरण हो, जल पीने की उचित वातावरण हो। यदि महिलाएं हैं, यदि बच्चा है, तो उनके लिए उपयुक्त जो है व्यवस्था हो। महिलाओं के लिए अलग से जो है उनके लिए व्यवस्था हो, टॉयलेट वगैरह की। वो बच्चा है, उनके लिए अलना, झूला आदि की जो व्यवस्था होती है उसकी व्यवस्था हो। साथ में प्रसूति के समय जब महिला गर्भ धारण कर बच्चा देती है तो उस समय सरकार उन्हें जो है चिकित्सा सहायता उपलब्ध करे। यदि गरीब महिलाएं हैं जो अपना पूरी तरह पौष्टिक आहार नहीं ले सकती है, क्योंकि गर्भवती महिलाओं को अधिक पौष्टिक आहार की ज़रूरत होती है, उस समय सरकार का दायित्व है कि उसे अधिक से अधिक पौष्टिक आहार के लिए आर्थिक सहयोग करे। तो प्रसूति में माने बच्चा जन्म देने में जो महिला जब गर्भवती है, उस स्थिति से जब बच्चा जन्म दिया उसके बाद तक सरकार द्वारा उन्हें सहयोग करने के लिए कही गई है। जैसा कि आप जानते हैं सरकार सहयोग देती है और मातृ लाभ अधिनियम के अंतर्गत अब 26 सप्ताह तक बिना पे के, बिना कार्य के पे, फुल पे अब महिलाओं को भारत सरकार द्वारा दी जाती है। तो इस प्रकार प्रसूति में भी राज्य सरकार सहयोग देती है, उन जो गरीब महिला है उन्हें आर्थिक मदद करती है। अनुच्छेद 43 बताता है कि राज्य सरकार उद्योग धंधा का विकास का काम करे और न्यूनतम निर्वाहन मजदूरी की बात करें। न्यूनतम निर्वाहन मजदूरी का अर्थ होता है वह कम से कम मजदूरी जो किसी भी व्यक्ति के लिए जीने के लिए, सब रूप से जीने के लिए अनिवार्य हो। तो राज्य सरकार का यह दायित्व है कि न्यूनतम मजदूरी दे और उद्योग धंधा, लघु कुटीर उद्योग के विकास के लिए कार्य करे। राज्य सरकार को यह दायित्व है कि जो भी काम करता हो उसे न्यूनतम मजदूरी दिया जाए ताकि वह जीवन यापन बेहतर ढंग से कर सके। और दूसरा, उन्हें राज्य सरकार का यहाँ बताया गया 43 अनुच्छेद में कि लघु एवं कुटीर उद्योग के विकास के लिए वे कार्य करें। 43 क बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें बताया गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा 43 क जोड़ा गया, जिसके द्वारा कर्मकारों को प्रबंधन में सहभागी, यानी श्रमिक की प्रबंध में सहभागी, यह एक बहुत बड़ी सामाजिक संरचना, समाजवादी ढांचा की ओर ध्यान दिलाता है, जिसके द्वारा सरकार यह चाहती है कि जो ट्रेड यूनियन के लीडर होते हैं वह प्रबंधक बोर्ड में शामिल हो और वह श्रमिक के हित के लिए प्रबंधक बोर्ड में अपना विचार रखे, अपना दावा पेश करे। तो यह 43 क अनुच्छेद की प्रबंध में, उद्योग के प्रबंध में श्रमिक की सहभागी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे श्रमिक की जो श्रम करते हैं उनका प्रतिनिधि मैनेजमेंट बोर्ड में शामिल होते हैं और वे अपने विचार वहाँ रखते हैं। अनुच्छेद 44 समान आचार संहिता है, सिविल कोड से है, जो अब तक भारत में लागू नहीं की गई है। सिर्फ गोवा जैसे छोटा सा राज्य ने इसे लागू किया है। भारत सरकार को बार बार सुप्रीम कोर्ट कहती है कि समान आचार संहिता लागू किया जाए, लेकिन इच्छा शक्ति की कमजोरी के कारण भारत सरकार इसे लागू नहीं कर पा रही है। यह एक नीति निर्देशक तत्व की एक ऐसे
अनुच्छेद है जिसको अब तक लागू नहीं किया गया है। समान आचार संहिता का अर्थ होता है जिस तरह देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर समान कानून लागू होती है, उसी तरह उनके समान आचरण यानी व्यवहार भी उनके साथ एक समान किया जाए। हालांकि ऐसा नहीं होता है, जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदू और मुस्लिम कि जिस तरह विवाह सिस्टम है, अन्य सामाजिक सिस्टम है, उसके लिए अलग अलग जो है आचार संहिता है। यह आचार संहिता कारण भेदभाव हो रही है। जैसे मुस्लिम एक से अधिक विवाह कर सकते हैं तो इससे महिला की स्थिति गिर रही है। वह परिवार नियोजन के विरोध करते हैं, यानी जनसंख्या वृद्धि हो रही है। तो समान आचार संहिता लागू करना एक बहुत बड़ी चुनौती है जो सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है। अब तक कोई भी सरकार इसे लागू करने की स्थिति में नहीं आई है। सुप्रीम कोर्ट बार बार कहती है कि समान आचार संहिता सिविल कोड लागू किया जाए। अनुच्छेद 45 पर अब हम चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 45 है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों, बालक बालिकाओं को निःशुल्क प्राथमिक अनिवार्य शिक्षा दिया जाए। यह राज्य सरकार का कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क प्राथमिक और अनिवार्य शिक्षा दे। अब तो 2002 में 86 अमेंडमेंट द्वारा 21 क में और 51 क में भी इसे जोड़ दिया गया है, जिसके द्वारा इसे मौलिक अधिकार के साथ इसे मौलिक कर्तव्य भी बना दिया गया है। 21 क में इसे मौलिक अधिकार बना दिया गया है और 51 क के 11वें पारे में जोड़कर 11वें मौलिक कर्तव्य के रूप में 6 से 14 वर्ष के बच्चे को प्राथमिक अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही गई है। तो भाग 3 में भी 6 से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा देने की बात कही गई है। 45 अनुच्छेद बताती है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क प्राथमिक अनिवार्य शिक्षा देने के लिए राज्य सरकार अपना कर्तव्य निर्वहन करे। जैसा कि आप जानते हैं कि राज्य सरकार द्वारा यह कार्य की जाती है जहां 6 से 14 वर्ष के बालक को निःशुल्क प्राथमिक अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। 46वां अनुच्छेद है कि कमजोर वर्गों को आर्थिक और शैक्षणिक रूप से सरकार संरक्षण दे। कमजोर वर्ग का अर्थ हुआ SC ST है, OBC है। इन लोग को जो कमजोर है उन्हें आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से विशेष सुरक्षा प्रदान करे। जैसा कि हम जानते हैं कि इन कमजोर वर्गों को सरकार द्वारा विभिन्न स्तरों पर संरक्षण दी जाती है। आर्थिक रूप से हम इसको इस तरह समझें कि किसी फॉर्म फिलअप, जब हम किसी नौकरी के लिए फॉर्म भरते हैं तो जनरल में यदि 400 फीस है तो OBC को हो सकता है कि 300 हो, SC को हो सकता है कि 200 फी हो और ST के लिए कहा गया हो कि निःशुल्क भरे। तो इसी प्रकार जब स्कूल में आपसे फी ली जाती है तो स्कूल में देखिएगा कि SC ST OB को फी में कुछ माफ होता है, शुल्क उसकी कुछ माफ होता है। स्पष्ट है कि उसे प्राथमिक अनिवार्य जो उन्हें जो है निःशुल्क और रूप से आर्थिक रूप से सबल बनाने के लिए उनकी स्थिति कमजोर होती है, इसलिए सरकार उन्हें सपोर्ट करती है। इसी प्रकार प्रवेश परीक्षा में भी जब हम किसी स्कूल में प्रवेश लेते हैं, कॉलेज में प्रवेश लेते हैं, वहाँ भी शैक्षणिक रूप से कम नंबर रहते हुए भी, कम मार्क्स रहते हुए भी SC ST OB को वहाँ जो है कुछ सीट है जिस पर उनकी जो है प्रवेश दी जाती है, उनकी एडमिशन ली जाती है। 47 अनुच्छेद है कि राज्य सरकार उचित पोषणहार बनाएंगे और स्वास्थ्य के लिए उचित कदम उठाएंगे, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएंगे। 47 अनुच्छेद पोषणहार की बात करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी गरीबों को मुफ्त में फिर 2 रुपये 3 रुपये गेहूं चावल आदि उपलब्ध की जाती है। जिस तरह हम जानते हैं कि स्कूल में जो है मध्य भोजन मिल डे उपलब्ध कराई जाती है, गरीबों को विभिन्न स्तर पर कुछ आर्थिक सहयोग दी जाती है। ये सभी यह बताता है कि उचित पोषणहार में उन्हें सपोर्ट मिले। चिकित्सा सुविधा राज्य सरकार उपलब्ध कराती है। उनकी राज्य सरकार की हॉस्पिटल है, स्कूल है
आशा कार्यकर्ता हैं जो विभिन्न स्तर पर ग्रामीणों को और देश राज्य के निवासियों को वे जो है स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराते हैं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रोकने के लिए सरकार तंबाकू, सिगरेट आदि, चरस, भांग, गांजा, शराब आदि पर प्रतिबंध लगाती है, लगा सकती है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार सरकार ने शराबबंदी की है। हालांकि कर्पूरी ठाकुर ने भी शराबबंदी की थी मुंगेरी लाल कमेटी के रिपोर्ट पर। तो अभी जो बिहार में शराबबंदी है, यह 47 अनुच्छेद के अधीन राज्य सरकार को अधिकार है जिसका उपयोग किया है। 48 अनुच्छेद है कि राज्य सरकार कृषि और पशुपालन से संबंधित भारवाहक दुधारू पशु के संरक्षण की बात करेंगे। राज्य सरकार आधुनिक तरह की खेती करने का प्रयास करेंगे, उन्हें आधुनिक तरह की खेती से संबंधित विभिन्न विधाओं को उपलब्ध कराएंगे, उन्हें उचित मात्रा में जो है इसके लिए अनुदान देंगे ताकि वह कृषि से संबंधित औजार यंत्र खरीद सके और पशु भारक और दुधारू पशु के संरक्षण पर बल दिया गया है। यही 48वां अनुच्छेद है जो गौ हत्या पर प्रतिबंध की मांग करती है और संविधान इसकी अनुमति देती है, क्योंकि गाय के बछड़े खेत जोतने में उनके दूध, सभी प्रकार के जानवर के जो दूध है वह सबसे अधिक उपयोगी है। तो इस प्रकार हम देखेंगे विभिन्न बीमारियों में भी गाय की गोत्र आदि का उपयोग करते हैं, इसीलिए गौरक्षण की बात की जाती है। 48 को जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार वन जीव पर्यावरण का संरक्षण दे, यानी जैव विविधता बनाए रखने के लिए राज्य सरकार वन जो है, जल है, झील है, नदी है, तालाब है और जैव अभयारण्य है, उसकी संरक्षण करे, उसके लिए सरकार कार्य करे। यह 48 क में दिया गया है। 49 आर्टिकल है कि प्राचीन स्मारक को संरक्षण दे, यानी इस देश में या राज्य सरकार के राज्य में जो महत्वपूर्ण प्राचीन स्मारक है उसको संरक्षण देना राज्य सरकार का दायित्व है। जैसा कि आप जानते हैं पुरातत्वविद जब भी इस प्रकार की कोई नई प्राचीन वस्तुएं मिलती है या धरोहर खंडित जगह मिलती है तो उसकी संरक्षण करने के लिए प्रयास करती है। तो प्राचीन स्मारक का संरक्षण करना राज्य सरकार का दायित्व है। 49 आर्टिकल में इसकी चर्चा है। 50 आर्टिकल में चर्चा है कि कार्यपालिका और विधायिका को न्यायपालिका से अलग किया जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि कार्यपालिका विधायिका से बिल्कुल अलग है। विधायिका का एक अंग कार्यपालिका है जो कि शासन संचालन का, नीति निर्धारण का कार्य करता है, और न्यायपालिका बिल्कुल अलग है। 50 अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य विधायिका को न्यायपालिका से अलग करें। हमारे देश में न्यायपालिका एकीकृत है, स्वतंत्र प्रवृत्ति की है, स्वायत्तता है, उसे भारत सरकार या राज्य सरकार किसी भी प्रकार की उनके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। तो शक्ति का पृथक्करण यानी विधायिका और न्यायपालिका का पृथक्करण की बात आर्टिकल 50 में कहा गया है। और 51 अनुच्छेद जो नीति निर्देशक तत्व के अंतिम अनुच्छेद है, इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौता के लिए कार्य करे, उनमें सहयोग दें। भारत सरकार यदि कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि करती है, समझौता करती है, करारा करती है, तो उसे लागू करने के लिए राज्य सरकार तत्पर रहे, उसे सपोर्ट करे। राज्य सरकार ऐसा कार्य करे जिससे अंतर्राष्ट्रीय सौहार्द बने, अंतर्राष्ट्रीय शांति बने, अंतर्राष्ट्रीय विकास में सहयोग हो। यानी राज्य सरकार कोई ऐसा कार्य ना करे जिससे भारत का अंतर्राष्ट्रीय संबंध खराब हो। आप देखेंगे कि राज्य सरकार को अंतर्राष्ट्रीय मामलों में संविधान में कोई अधिकार नहीं दिया गया है। भारत सरकार ही उस पर वार्ता कर सकती है। भारत पाकिस्तान या चीन या नेपाल से भारत का किसी भी प्रकार का संबंध है, इस पर राज्य सरकार किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप करने की स्थिति में नहीं होती है। उस पर उन्हें बोलने की
आवश्यकता नहीं समझी गई है, क्योंकि वे भारत सरकार की मामला है। लेकिन यदि भारत सरकार नेपाल, चीन या पाकिस्तान किसी देश से कोई समझौता करती है तो उस समझौता को लागू करने में राज्य सरकार भारत सरकार को सहयोग दे, यह अनुच्छेद 51 में कहा गया है। यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति, सहयोग, सद्भावना बढ़ाने में राज्य सरकार सहयोग दे, यह आर्टिकल 51 में कहा गया है। 51 क में 10 मौलिक अधिकार 1976 में स्वर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट पर जोड़ी गई थी, और फिर 86 अमेंडमेंट द्वारा 2002 में एक और उसमें जोड़ दिया गया है। इस प्रकार 51 क में वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य हम रूस से लिए हैं। मौलिक कर्तव्य के विरुद्ध भी हम न्यायालय में वाद नहीं ला सकते हैं, लेकिन नैतिकता रूप से वो हम पर जो है ऐसा करने के लिए हम पर मानसिक रूप से दबाव बनाता है। एक मानव होने के कारण यदि संविधान में किसी चीज़ का उल्लेख है तो हमें उसका पालन करना एक नागरिकता का फर्ज है, जिसे पूरा करना चाहिए। तो स्पष्ट है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में जो दिया गया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके द्वारा भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को साकार की जा सकती है। राज्य सरकार हर स्तर पर प्रयास कर रही है, लेकिन समस्या वहां आती है कि राज्य सरकार के कार्य में भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी समस्या बनकर आई है। दूसरा, जाति धर्म के कारण भी राजनीतिक इच्छा शक्ति की कहीं कहीं कमी देखी जाती है। तो संविधान निर्माताओं की जो विचार है, जो सोच है, वह बहुत ही प्रबल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके परिणाम वे बेहतर समाज का निर्माण तो कर सकते हैं। सरकार इसके लिए प्रयासरत भी है। आज़ादी के बाद भारी परिवर्तन भी देखने को मिला है, लेकिन अभी भी बहुत सारा ऐसा कार्य है जो सरकार को करना अभी शेष रह गया है, बाकी रह गया है। हम जानते हैं कि भाग 4 संविधान द्वारा देने से राज्य सरकार के लिए यह चुनौती बन जाती है कि वह संविधान में दिया हुआ है, जिसका पालन करे उसको माने। यदि कोई सरकार इसकी अवहेलना करेगी तो इसका परिणाम उन्हें चुनाव में देखने को मिलती है, जब वे अपने चुनाव में प्रतिद्वंदी के सामने खड़े नहीं उतर पाते हैं। तो स्पष्ट है कि भाग 4 जो संविधान का सामाजिक आर्थिक दर्शन कहा जाता है, राज्य का ये हार्ट है, राज्य का संविधान में ये हृदय स्थली है, ये आत्मा है, जहां से राज्य सरकार संचालित होती है। तो राज्य सरकार जो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से संबंधित है, भाग 4 अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है, जिसकी अवहेलना कोई भी सरकार नहीं कर सकती है। सिर्फ 44 अनुच्छेद है जो अब तक, केवल 44 अनुच्छेद है जो अब तक लागू नहीं किया जा सका है। इसके अतिरिक्त जो भी अनुच्छेद है वह प्रायः कम या से अधिक मात्रा में सरकार ने इसे लागू करने में समर्थता दिखाई है। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य जो रूस से लिया गया है 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ी गई, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। वर्तमान में 2002 में 86 अमेंडमेंट द्वारा एक और जो है मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया। इस प्रकार कुल मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 हो गई है। हालांकि इसके विरुद्ध भी न्यायालय में वाद नहीं लाया जा सकता है। तो इस प्रकार स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार की, जिस तरह केटी शाह ने लिखा है कि ये राज्य सरकार के लिए एक ऐसा बैंक का चेक है जो सुविधा अनुसार भजाएगा। ठीक है कि वे सुविधा अनुसार भजाएंगे, लेकिन कोई भी सरकार, विशेष रूप से जब देश में अब नया विचार है, अब सूचना का अधिकार है, जनता अधिक जागरूक हो चुका है, तो कोई भी सरकार इसकी अवहेलना नहीं कर सकती है। यदि कोई सरकार इसकी अवहेलना करती है तो इसका चुनाव में बहुत ही बुरा परिणाम मिल सकता है। इसका अर्थ हुआ कि जनता ऐसे जनादेश देंगे कि उस सरकार की अवहेलना करेंगे, उन्हें उस कार्य को करने, उन्हें पुनः सरकार बनाने से रोक देगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भाग 4 में जो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा दी गई है
उसको साकार करने में राज्य सरकार अथक प्रयास कर रही है और एक सीमा तक इस क्षेत्र में हमने बेहतर सफलता अर्जित की है। फिर हम आपको कोई और चैप्टर लेकर इसी प्रकार फिर उपस्थित होंगे। तब तक आप जो है यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन को देखते रहें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। इस चैनल से जुड़कर आप अपने किस्मत को बदल सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, सफल हो सकते हैं। और हमारा पूरा विश्वास है कि यहाँ के जो टीचर आपको देने जा रहा है उसको आप नियमित अध्ययन करें तो किसी कोचिंग की ज़रूरत हम नहीं समझते हैं। धन्यवाद।